एक बार मेरे YouTube चैनल माई स्कूल माई इकोनॉमिक्स में आपका पुनः स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक राजस्थान के एकीकरण का अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि रणबांकुरों की जो भूमि है वो किस प्रकार से विभिन्न रियासतों के विलय से एक राजस्थान का रूप लेती है और भारत का अभिन्न अंग बनती है। विद्यार्थियों, हमें पता है कि राजस्थान की भूमि हमेशा अपने शौर्य और अपनी पराक्रम के लिए जानी जाती है। यहाँ के निवासियों ने कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की है, हमेशा संघर्ष किया है, चाहे वो मुगलों से संघर्ष हो, चाहे वो शेरशाह सूरी से संघर्ष हो, चाहे वो अंग्रेज़ों से हो, लेकिन अपनी अस्मिता और अपनी स्वतंत्रता पर कभी आंच आने की जो परंपरा है उसको रोके रखा है। आज़ादी के बाद जब सभी या पूरा भारत विभिन्न रियासतों सहित और अंग्रेज़ों के अधीन जो भारत है वो अखंड भारत का हिस्सा बनने जा रहा था, तब राजस्थान की भी रियासतों ने भारत में शामिल होने के लिए प्रयास किया। और इसी प्रयास में चूँकि राजस्थान पहले रियासतों में विभाजित था और यहाँ पर कुल 19 रियासतें, 3 ठिकानों के नाम हैं कुशलगढ़, नीमराना और लावा। कुशलगढ़ ठिकाना बांसवाड़ा में है, लावा टोंक में है और नीमराना अलवर में है। कुशलगढ़, लावा, नीमराना 3 ठिकाने यानी जिसको हम चीफ शिप भी कह देते हैं, और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा, 19 रियासतों के साथ मिलाकर राजस्थान का निर्माण किया जाता है। इससे पहले कि हम राजस्थान के एकीकरण की ओर बढ़े तो इस रंगीले राजस्थान के जो ये 19 रियासतें हैं उनमें से बड़ी और छोटी कौन सी है वो देख लेते हैं, जो एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है। गुहिल वंश के द्वारा स्थापित महाराणा की क्रम भूमि मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत है, जिसकी स्थापना 565 ईस्वी में गुहिल राजा के द्वारा की जाती है और मेवाड़ का जो वंश है वो गुहिल वंश कहलाता है। झाला मदन सिंह द्वारा स्थापित झालावाड़ रियासत जो 1835 में स्थापित हुई, उन 19 रियासतों में सबसे नई रियासत मानी जाती है। क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो जोधपुर सबसे बड़ी रियासत और शाहपुरा सबसे छोटी रियासत है। इस प्रकार से इन 4 रियासतों का हम वर्णन कर चुके हैं। बड़ी, छोटी, पुरानी और नई रियासत के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अखिल भारतीय देशी लोक परिषद सभा ने कहा कि राजस्थान, अखिल भारतीय देशी लोक परिषद क्या है? एक संस्था है या लोगों का एक संगठन है जो आज़ादी के टाइम में काम कर रहा था। इसने कहा था कि राजस्थान का कोई भी एक रियासत अलग से अखंड भारत का हिस्सा बनने के योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका आकार छोटा है। लेकिन राजस्थान की 19 रियासतें प्लस 3 चीफ शिप जिसको हमने ठिकाने कहा और एक केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर राजस्थान का अंग बनाया जा सकता है, और इसका नाम परिषद के कहने पर राजस्थान रखा जाना प्रस्तावित था। तो राजस्थान शब्द आया कहाँ से? राजस्थान शब्द सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड ने, और कर्नल जेम्स टोड को, जिसको घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं, पूछा गया है प्रश्न, दोबारा पूछा जा सकता है। तो कर्नल जेम्स टोड अर्थात घोड़े वाले बाबा के द्वारा ये नाम सर्वप्रथम दिया गया था। 27 जून 1948 को रियासत विभाग की स्थापना होती है। कब? 27 जून 1948 को रियासत विभाग, ये भारत सरकार के अधीन थी और इसका जो मंत्री है वो बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। रियासत विभाग को ही ये जिम्मेदारी दी गई थी कि सभी रियासतों का एकीकरण करके और भारत का अभिन्न अंग बनाया जाए। रियासतों के आग्रह पर, या हम ये कहें कि रियासती विभाग के आग्रह पर, सभी जो रियासतें हैं और चीफ शिप हैं उनसे आग्रह किया गया कि वो भारत का अभिन्न अंग बन जाए। राजस्थान की 19 रियासतों में से 4 रियासतें जो डूंगरपुर, अलवर, भरतपुर और जोधपुर है, ने स्वयं को स्वतंत्र रखने की मांग की और बाकी सब ने विलय को स्वीकार कर लिया। लेकिन ये छोटे राज्य या छोटी रियासतें अलग नहीं रह सकती थी, भारत का हिस्सा बनना जरूरी था। इनसे मान मनोहार की गई। मान मनोहार के बाद सभी रियासतों ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करने पर राजी हो गई। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वह संधि है जिसके माध्यम से राजस्थान का एकीकरण किया जाता है, या फिर भारत के जो विभिन्न रियासतें हैं उनका एकीकरण किया गया है।
इस पे साइन करने के बाद राजस्थान के एकीकरण का प्रयास शुरू होता है और पहला चरण 18 मार्च 1948 से शुरू किया जाता है। 48 से लेकर 1956 तक लगभग 8 साल में 7 चरण की यात्रा पूरी करके 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आता है। यहाँ मैं कर्नल जेम्स टोड की, जिसने सर्वप्रथम राजस्थान शब्द दिया था, उसके बारे में बता देता हूँ। टोड थे कौन? कर्नल जेम्स टोड एक ब्रिटिश अधिकारी थे और पॉलिटिकल एजेंट बनाकर उनको भारत भेजा गया और भारत में ही उन्हें उदयपुर रियासत भेजा गया था। उदयपुर रियासत में पॉलिटिकल एजेंट रहते हुए उन्होंने 5 साल तक लगातार राजस्थान के इतिहास से संबंधित सारी जानकारियाँ एकत्रित की और उसे लेकर 1800 वो ब्रिटिश चले जाते हैं और वहाँ एक सुंदर से इतिहास की रचना करते हैं, जिसका निर्माण 1829 में करते हैं। कब? 1829 में। नाम क्या रखा जाता है? एन एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कब लिखा गया? 1829 में। यही कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है, नाम पूछ सकते हैं। या इसको क्या कह सकते हैं? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, यानी सेंट्रल और जो वेस्टर्न स्टेट है राजस्थान का, जो राजपूत इलाका है, ये इसका नाम रखा जाता है, जिसमें सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो अभी हमने देखा कि राजस्थान के एकीकरण के लिए राजस्थान शब्द जो परिषद है वो सुझाती है। टोड का लिखा हुआ इतिहास लेखनबद्ध सुव्यवस्थित था, इसीलिए टोड को राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है। अब हम राजस्थान के एकीकरण के विभिन्न चरणों का क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जब किसी भी इकाई का गठन किया जाता है तो एक प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो आप प्रधानमंत्री के नाम से अचंभित न हो। क्यों? क्योंकि पहले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नाम की कोई चीज़ थी नहीं और रियासतों का एकीकरण है, इसलिए प्रधानमंत्री कहा जाता है। तो आपको प्रधानमंत्री नाम ध्यान में रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहली रियासत राजस्थान के एकीकरण का जो पहला चरण है, उस चरण का नाम मत्स्य संघ रखा जाता है। जैसे हमने प्रारंभ में कहा कि राजस्थान के एकीकरण का जो पहला चरण है वो 18 मार्च 1948 से शुरू होता है। तो 18 मार्च 1948 को 4 रियासतें क्रमशः ए फॉर अलवर, बी फॉर भरतपुर, सी फॉर करौली और डी फॉर धौलपुर, इन 4 रियासतें प्लस एक चीफ शिप कौन सी? नीमराना, जो अलवर का भाग है। तो ABCD यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर को मिलाकर मत्स्य संघ की स्थापना की जाती है। इसका ध्यान रहे, चीफ शिप को अभी इसमें शामिल नहीं किया जाता है। अलवर, भरतपुर और धौलपुर को ही शामिल किया जाता है, नीमराना को नहीं। रियासतों को विलय करके 18 मार्च को मत्स्य संघ की स्थापना की जाती है। इसका नामकरण कन्हैयालाल माणकेलाल मुंशी के कहने पर मत्स्य संघ रखा गया। क्यों? क्योंकि इस इलाके को महाभारत काल में मत्स्य संघ कहा जाता था। इसका उद्घाटन उस समय के यानी तत्कालीन केंद्रीय मंत्री या खनिज और विद्युत मंत्री नरहरि विष्णु गाडगिल ने किया और मत्स्य संघ की राजधानी अलवर को बनाया गया। धौलपुर के शासक उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया और करौली के महाराजा को उपराज प्रमुख। मैं यहाँ फिर बता देता हूँ कि कहीं किसी रियासत के राजा को महाराणा कहा जाता है, किसी के राजा को महाराज कहा जाता है, किसी को बादशाह कहा जाता है। सबका मतलब एक ही है, तो आप कहीं कंफ्यूजन न हो। अगर किसी महाराणा को महाराजा कह दिया तो सब पदवी है और ये सभी जो पदवी हैं वो लगभग एक ही है। तो अलवर को राजधानी बनाई जाती है और धौलपुर के शासक उदयभान सिंह को राज प्रमुख और करौली के जो शासक है यानी महाराजा है उसको उपराज प्रमुख बनाया जाता है। अलवर प्रजामंडल के जो शोभाराम कुंभावत है उसको मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इस प्रकार 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ की स्थापना होती है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं राजस्थान का दूसरा चरण, जिसको हम राजस्थान संघ कहते हैं। राजस्थान संघ का गठन 25 मार्च 1948 को होता है। इसमें पूर्वी राजस्थान के जो जिले हैं जो रियासतें हैं उनको मिलाकर बनाया जाता है। इसमें पूर्वी राजस्थान का जो क्षेत्र है जिसमें कोटा है, बूंदी है, झालावाड़ है और दक्षिणी का जो क्षेत्र है बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, किशनगढ़ है, टोंक है और कुशलगढ़ चीफ शिप है। कुशलगढ़ चीफ शिप कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। तो इन और शाहपुरा रियासत को मिलाकर, जो सबसे छोटी रियासत है, इनको मिलाकर राजस्थान संघ की स्थापना की जाती है 25 मार्च 1948 को। मत्स्य संघ की तरह नरहरि विष्णु गाडगिल ने ही इसका उद्घाटन किया है।
कोटा नरेश तत्कालीन नरेश का नाम है भीम सिंह। भीम सिंह को राज प्रमुख बना दिया जाता है। कोटा को इसकी राजधानी बनाया जाता है। बूंदी और डूंगरपुर के जो महाराजा है उसको वरिष्ठ और कनिष्ठ उप राज प्रमुख बनाए जाते हैं या उप राज्य प्रमुख बनाए जाते हैं। गोकुललाल असावा को यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान संघ का जो प्रधानमंत्री है वो कौन है, तो गोकुललाल असावा है। आपको मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री का भी नाम ध्यान में रखना है। यहाँ मानचित्र के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पहले चरण के अंदर जो राजस्थान मत्स्य संघ बना था उसका दिया है, जिसमें 4 जिले या 4 रियासतें अलवर, भरतपुर और धौलपुर की थी। उसके बाद में ये पूर्वी और दक्षिणी जो राजस्थान का अंग है इससे मिलाकर जो दूसरा चरण है वो पूरा होता है। तीसरे चरण में क्या किया जाता है, उदयपुर रियासत को भी इसके अंदर मिला दिया जाता है। किसके अंदर, दूसरे चरण के अंदर। और इस प्रकार से हमारा तीसरा चरण पूरा होता है लगभग इतने राजस्थान से। आगे बढ़ते हैं तीसरे चरण की ओर। तीसरे चरण का नाम है वो है संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान का गठन 18 अप्रैल 1948 को होता है। और इसमें जो खास बात क्या है कि द्वितीय चरण और प्लस उदयपुर रियासत को मिलाकर ही इसको निर्माण किया जाता है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उदयपुर में किया जाता है। उदयपुर को ही इसकी राजधानी बना दिया जाता है और उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया जाता है। उदयपुर ही राजधानी, उदयपुर के जो महाराणा हैं भूपाल सिंह उनको राज प्रमुख बनाया जाता है। उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू करते हैं। और कोटा के जो महारावल है उसको उपराज्य प्रमुख बनाया जाता है। माणिक्यलाल वर्मा को तीसरे चरण में या संयुक्त राजस्थान में प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इस प्रकार से राजस्थान का तीसरा चरण पूरा होता है। चौथा चरण बहुत ही महत्वपूर्ण, चौथे चरण का नाम होता है वृहद राजस्थान और इसका गठन 30 मार्च 1949 को होता है। 30 मार्च 1949 को होता है और 30 मार्च को ही हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो वृहद राजस्थान का जो गठन है वही राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस समय तक लगभग सभी रियासतें एक हो जाती हैं, कुछ छोटे मोटे क्षेत्र को छोड़कर। इसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जयपुर में किया जाता है। और इसके गठन में क्या होता है, तीसरे चरण के साथ साथ 4 रियासतें जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर, प्लस में टोंक स्थित लावा चीफ शिप जो तीसरी चीफ शिप है कुशलगढ़ और नीमराणा के बाद, इसको इसके अंदर मिला लिया जाता है। इस प्रकार से वृहद राजस्थान का निर्माण होता है। कब, 30 मार्च 1949 को। इसीलिए राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को मनाया जाता है। उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, ये दरबार हॉल है जो जयपुर का राजमहल है, वहाँ पर इसका उद्घाटन किया जाता है। पंडित हीरालाल शास्त्री, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, पंडित हीरालाल शास्त्री को यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। भूपाल सिंह जो उदयपुर के महाराणा है उसको महाराज प्रमुख बनाया जाता है। ध्यान रहे, महाराज प्रमुख बनाया जाता है, राज प्रमुख नहीं। राज प्रमुख जयपुर के जो महाराजा है उसको सवाई मान सिंह द्वितीय को बनाया जाता है। कोटा के महाराव भीम सिंह है उसको उपराज प्रमुख बनाया जाता है। इस प्रकार से राजस्थान का चौथा चरण पूरा होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5वें चरण में क्या किया जाता है, 5वें चरण में जो हमने देखा था कि प्रथम चरण यानी मत्स्य संघ और प्लस उस टाइम में देखा था एक चीफ शिप है जो उसका भाग नहीं थी, उस दोनों को मिला दें यानी मत्स्य संघ प्लस एक चीफ शिप, चीफ शिप का मतलब ठिकाना नीमराणा को वृहद राजस्थान में मिलाकर संयुक्त वृहद राजस्थान का निर्माण किया गया है। भाषाई आधार पर उस टाइम में अलवर और करौली तो राजस्थान में मिलने के लिए तैयार थे, लेकिन धौलपुर और भरतपुर जो यूपी के नज़दीक थे वो उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते थे। तो इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी का जो अध्यक्ष है वो बनाया गया था शंकर राय को। शंकर राय की अध्यक्षता में गठित समिति ने सुझाव दिया और उसके आधार पर भरतपुर और धौलपुर को भी राजस्थान में विलय कर दिया गया। तो इस प्रकार से संयुक्त वृहद राजस्थान में वृहद राजस्थान के साथ साथ मत्स्य संघ और नीमराणा चीफ शिप को मिलाकर 5वां चरण पूरा किया जाता है। इसके बाद में जो छठा चरण है वो 7 फरवरी को शुरू होता है, 7 फरवरी को 1950 को। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, क्या सिरोही है वो राजस्थान और मुंबई प्रांत के बीच में, मुंबई प्रांत का मतलब पहले गुजरात और मुंबई को मिलाकर मुंबई प्रांत हुआ करता था, उसके बीच में स्थित सिरोही है। और इस सिरोही के अंदर देलवाड़ा और आबू का जो क्षेत्र है वो तो बम्बई प्रांत में और शेष जो सिरोही है वो राजस्थान में मर्ज कर दिया जाता है। लेकिन विवाद होता है, इस विवाद का अंत 1956 में होगा जब 6 साल बाद में आबू और देलवाड़ा राजस्थान में वापस मिला दिए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं यानी 7वां चरण।
7वें चरण में क्या होता है, जो एक बचा हुआ केंद्र शासित प्रदेश, नाम है अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र। 1 नवंबर 1956 को, ध्यान रहे, 1 नवंबर 1956 को फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है। फजल अली की अध्यक्षता में गठित इसी आयोग की सिफारिश के आधार पर ही अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान का अभिन्न अंग बना दिया जाता है, यानी इसका मर्ज कर दिया जाता है। और इसके साथ साथ जो मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा क्षेत्र है उसको राजस्थान में मिला दिया जाता है, और झालावाड़ का जो सिरोंज गांव है वो मध्य प्रदेश में मिला दिया जाता है। तो इस प्रकार से 19 रियासतें, 3 चीफ शिप या ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर राजस्थान का निर्माण होता है, और लोकतंत्र की मुख्य धारा में इसको शामिल कर लिया जाता है, यानी 1 नवंबर 1956 को ये पूरी तरह से भारत का अभिन्न अंग बन जाता है। ध्यान रहे, पहले ही भारत का हिस्सा है, लेकिन एकीकरण का प्रक्रिया पूरा नहीं हुई है। भारत सरकार के द्वारा एक कमेटी गठित की जाती है और उस कमेटी का नाम है राव समिति। ध्यान रहे, हम ये दूसरी समिति की बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो जयपुर को राजधानी बनाने के लिए शंकर राय की अध्यक्षता में कमेटी देखी थी। शंकर राय के बाद में राव समिति का गठन होता है 7 सितंबर, कब, 7 सितंबर 1949 को राव समिति की सिफारिश पर ही जयपुर को राजधानी बनाया जाता है। ध्यान रहे, जोधपुर भी राजधानी बनने की कगार पे था या कंपटीशन में था, लेकिन जोधपुर को राजधानी नहीं बनाया गया। क्यों? क्योंकि जयपुर की राज्य में केंद्रीय स्थिति थी, और दूसरा यहाँ पर पेयजल की कोई समस्या नहीं थी, जोधपुर में पेयजल की समस्या थी। तो इस प्रकार से 7 सितंबर 1949 को जयपुर को राजधानी बना दिया जाता है। 1 नवंबर 1956 को राज्य प्रमुख का पद है, यानी जितने भी हमने ऊपर महाराजा, महाराज प्रमुख ये देखे थे, राज प्रमुख देखे थे, इन सबको हटा दिया जाता है और उसकी जगह एक ही नाम रखा जाता है, और उस पद का नाम होता है राज्यपाल। और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जैसे वर्तमान में की जाती है। इसकी नियुक्ति की जाने लगी है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो 1956 में लागू हुआ के बाद जो राज्य हमारा पहले बी श्रेणी का राज्य था, अब उसको ए श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस प्रकार 7 चरण और 8 साल की मेहनत के बाद राजस्थान वर्तमान अस्तित्व में आता है, और सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को पहला राज्यपाल 1 नवंबर 1956 को नियुक्त कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा राजस्थान है वो बनकर तैयार होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया है। समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कभी या नेक्स्ट कोई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जो आपके ज्ञानवर्धन हो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।